हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप आज से पढ़ेंगे कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों आपने पढ़ लिया है क्लास 6 से क्लास 10 तक की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री। मैंने आपको कवर करा दी है एनसीईआरटी हिस्ट्री की, इतिहास का एनसीईआरटी है ना, तो मैंने कवर करा दिया है। ठीक है, आज से आप पढ़ेंगे कक्षा 11 का इतिहास। ठीक है, तो यहाँ पे किताब का नाम है आपका विश्व इतिहास के कुछ विषय। ठीक, उसे आप पढ़ेंगे आज से। और आ जाइए आगे, देखिए। बाकी ये तो कोई खास नहीं है एग्जाम में, तो यहाँ आ जाइए, विश्व इतिहास का अध्ययन। ठीक, अब इसमें क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी है। आइए देखिए, इसे आप समझें। आप सोच रहे होंगे कि एक ही वर्ष के अंदर विश्व इतिहास का अध्ययन कैसे संभव है। ठीक भाई, विश्व इतिहास का टॉपिक तो बहुत बड़ा है। अब कैसे एक किताब में आप पूरे विश्व इतिहास को समझ लेंगे, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। आखिर विश्व के विभिन्न देशों में इतना कुछ हुआ और प्रत्येक देश के बारे में इतना कुछ लिखा जा चुका है। ठीक है, इतने विस्तृत व असीम संग्रह से कुछ विषयों को ही हम अध्ययन के लिए कैसे चुन सकते हैं। भाई, इतना बड़ा इतिहास है और कैसे कुछ चीज़ों को हम चुन सकते हैं, ये जायज़ सवाल है। विश्व इतिहास पर किसी पुस्तक को पढ़ने से पहले हमें इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहिए। किसी भी पाठ्यक्रम से यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसकी रचना किस प्रकार हुई। इसी तरह से एक किताब से यह साफ होना चाहिए कि उसके क्या उद्देश्य हैं। ठीक, हमें यह याद रखना चाहिए कि इतिहास के अध्ययन अथवा लेखन में इतिहासकार सदैव तरह तरह के चयन करता है। कई दशकों पहले E.H. कार ने इसी बात को अपनी उत्कृष्ट पुस्तक इतिहास क्या है में उठाया। किसी पुराने अभिलेखागार में दस्तावेजों के ढेरों की जांच पड़ताल कर इतिहासकार उन तथ्यों को नोट करता है जो उसे महत्वपूर्ण जान पड़ते हैं। वह अन्य जगहों के अभिलेखागारों से प्रमाण एकत्रित करता है और विभिन्न प्रमाणों और तथ्यों के अंतर संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। न तो वह उन सभी चीज़ों को उतार सकता है जिसे उसने पढ़ा है, और न ही हर प्रमाण का प्रयोग कर सकता है। जो प्रमाण उसे महत्वपूर्ण नहीं लगते उन्हें वह छोड़ देता है। बाद में कोई अन्य इतिहासकार उन्हीं स्रोतों में से नए प्रश्नों के साथ पढ़ता है। नए इतिहासकार को अब कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिन्हें पहले अनदेखा कर दिया गया था। इन प्रमाणों की व्याख्या इन प्रमाणों की व्याख्या करती है। ठीक, नए अंतर संबंध कायम करती है और इस तरह इतिहास की एक नई किताब लिख डालती है। ठीक, तो अब आप समझ गए कि कैसे एक इतिहासकार कुछ तथ्यों को उठाया, फिर दूसरे तथ्यों को उठाया। जैसे मान लीजिए पहला इतिहासकार A.C. है ना, उसके बाद E उठाया। अब दूसरा इतिहासकार उसका कुछ दूसरा टॉपिक लिख रहा है, तो उसने जो अभिलेखागार के स्रोत हैं या जहाँ से भी स्रोत उठा रहा है उसने B उठाया, है ना, D उठाया, है ना, F उठाया। इस तरह हमें अलग अलग इतिहासकार की अलग अलग चीज़ें जैसा कि देखते हैं और यूज़ करते हैं, है ना। अभी आपने पढ़ा। आगे देखें, चयन की यह प्रक्रिया इतिहास लेखन में अंतर्निहित रही है। इसलिए इतिहास पढ़ते समय यह देखना आवश्यक है कि इतिहासकार कैसी घटनाओं के बारे में लिख रहा है तथा कैसे उनकी व्याख्या कर रहा है। हमें इतिहासकार के प्रमुख तर्क और उसकी सोच के ढांचे को जानना जरूरी है, जिसके जरिए किसी विशेष घटनाओं को समझता है। हाल तक हम जो इतिहास पढ़ते हैं आमतौर पर आधुनिक पश्चिम के उदय की कहानी रही है। यह निरंतर प्रगति और विकास की थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बाजार व व्यापार, तर्कणावाद, आज़ादी, स्वतंत्रता के विस्तार की
अक्सर किसी विशेष घटनाओं का इतिहास पश्चिम की विजयी यात्रा की बड़ी कहानियाँ का हिस्सा था। समस्त विश्व में साम्राज्यवादी प्रमुख अतीत की इन अवधारणा पर आधारित था कि पश्चिम को इस प्रगति का अग्रदूत मानता था। वह यह मानता था कि विश्व को सभ्य बनाना, सुधार करना व करवाना, विभिन्न देशों के मूल निवासियों को शिक्षित करना, व्यापार बाजारों का विस्तार करना उनकी खास जिम्मेदारी है। क्या आज हमें इस समझ के बारे में प्रश्न नहीं उठाने चाहिए? ऐसा करने के लिए हमें विश्व इतिहास को फिर से देखना होगा। ठीक, कई महाद्वीपों और लंबे ऐतिहासिक कालों का सफ़र करते हुए हमें यह सोचना होगा कि विश्व इतिहास नए तरीके से देखा जा सकता है। इस यात्रा में विश्व इतिहास के कुछ विषय आपकी मदद करेगी। ठीक, ऐसा यह 3 तरीकों से करेगी। सबसे पहले, यह पुस्तक विकास और प्रगति की महान कहानियों के पीछे छुपे ज़्यादा अंधेरे इतिहासों से आपका परिचय कराएगी। आप देखेंगे कि कैसे 15वीं 16वीं शताब्दियों में दक्षिण अमेरिका में अंतवेशकों और व्यापारियों के आगमन ने केवल पश्चिमी वाणिज्य और संस्कृति के लिए अपने द्वार नहीं खोले, बल्कि वहाँ विभिन्न तरह की बीमारियाँ फैली। सभ्यता का विनाश हुआ, आबादियों का खात्मा हो गया। बाद में उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में गोरों के बसने का परिणाम केवल प्रगति नहीं रहा। इन स्थानों में आधुनिक पूंजीवाद विकास के इतिहास पीछे मूल निवासियों के विस्थापन और जनसंहार का भयानक कहानियाँ हैं। फिर जब आप अनुभाग 2 में राज्यों और साम्राज्यों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे वह कहानी केवल रोम यानी यूरोप की नहीं है, बल्कि मध्य इस्लामिक राज्यों एवं मंगोलों के क्षेत्रों की भी है। ठीक, ध्यान दीजिए। फिर जब आप अनुभाग 2 में राज्यों और जो है वह साम्राज्यों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वह कहानी केवल रोम यानी कि यूरोप की नहीं है, बल्कि मध्य इस्लामिक राज्यों एवं मंगोलों के क्षेत्रों की भी है। यह अध्याय 2 अध्याय 3 में ये रहेगा। इन अध्यायों से आपको पता चलेगा कि इन जगहों पर समाज व राजनीतिक व्यवस्था अलग अलग ढंग से संगठित थी। यह पुस्तक अनुभाग 4 में आधुनिकीकरण के विभिन्न रास्तों के बारे में भी आपको बताएगी। आप जानते होंगे कि औद्योगिकीकरण का सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। एक ज़माने में यह माना जाता था कि अन्य देशों ने विभिन्न तरीकों से ब्रिटिश मॉडल का अनुकरण किया। ठीक, इसलिए अन्य देशों में औद्योगिकीकरण से जुड़े विकास को ब्रिटिश मॉडल के हिसाब से ही परखा जाता रहा। ऐसा तर्क फिर से पश्चिम को विश्व केंद्र के रूप में देखता है, लेकिन आज हम जानते हैं कि सारी रचनात्मकता पश्चिम से ही नहीं आई। दूसरी ओर यह कहना भी उचित नहीं होगा कि विश्व घटनाओं पर पश्चिम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या फिर प्रत्येक देश इतिहास को अलग अलग कर देखना चाहिए, या फिर हमें विकास की देशज जड़ों का परीक्षण करना चाहिए। ऐसा परिप्रेक्ष्य सीमित होगा और यह एक तरह की संकीर्णता पैदा करेगा। इसकी जगह हमें यह जानना आवश्यक है कि विभिन्न देशों में लोग अपनी दुनिया बनाने के लिए रचनात्मक तरीकों से काम करते रहे हैं और इन क्रियाकलापों का प्रभाव अन्य देशों, यूरोप सहित अन्य महाद्वीपों पर पड़ा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? ध्यान से देखिएगा भाई। विषय 5 में आप देखेंगे कि पुनर्जागरण युगीन यूरोप की सांस्कृतिक गतिविधियों पर दुनिया के अन्य देशों में होने वाली घटनाओं का भी बहुत प्रभाव पड़ा। इस पुस्तक में आपकी यात्रा आरंभिक नगरों के विकास से शुरू होगी। आप फिर देखेंगे कि दुनिया के 3 अलग हिस्सों में कैसे बड़े राज्य और साम्राज्य विकसित हुए और इनको कैसे संगठित किया गया।
ठीक है। अगले अनुभाग में आप देखेंगे कि कैसे 9वीं और 15वीं शताब्दियों के बीच यूरोपीय समाज व संस्कृति में बदलाव आए। दक्षिण अमेरिका, ठीक, के लोगों के लिए यूरोपीय विस्तार का क्या अर्थ था। अंततः आधुनिक विश्व के जटिल निर्माण का इतिहास पढ़ेंगे। अनुभाग 4 में आपको यह अभी अध्याय इन विषयों के विवादों से परिचित करवाएंगे ताकि आप समझ सकें कि इतिहासकार पुराने मुद्दों पर कैसे निरंतर पुनर्विचार करते रहते हैं। ठीक है। प्रत्येक अनुभाग एक परिचय व काल रेखा से शुरू होता है। परीक्षा के लिए इन तिथि क्रमों को याद रखना जरूरी नहीं है। इसके द्वारा यह बताया गया है कि एक खास समय पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में क्या हो रहा था। आपको विभिन्न जगहों के सापेक्षिक इतिहास जानने में मदद मिलेगी। ठीक। आगे देखें, काल रेखाएं बनाना एक कठिन काम है। किसी भी काल रेखा में हम किन तिथियों को शामिल करते हैं, इस पर हमेशा इतिहासकार एकमत नहीं रहे हैं। वास्तव में अगर आप एक ही काल से संबंधित विभिन्न पुस्तकों में दी गए तिथि क्रमों की तुलना करें तो आप शायद पाएंगे कि उन सभी के मुख्य मुद्दे भिन्न हैं। इसलिए हमें प्रत्येक तिथि क्रम को आलोचनात्मक ढंग से पढ़ना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कोई भी तिथि क्रम हमें क्या बताता है और क्या नहीं बताता। काल रेखाएं विशिष्ट रूप से इतिहास की रूपरेखा निर्धारित कर देती हैं। ठीक है। इस वर्ष आप दक्षिण एशिया के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अगले वर्ष की पुस्तक भारतीय इतिहास से जुड़े विषयों पर होगी। ठीक है। इन वर्षों में कक्षा 11 व 12 में आप विश्व इतिहास की निर्णायक घटनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में ही नहीं बल्कि यह भी जानेंगे कि इतिहासकार अतीत के बारे में अपनी समझ कैसे बनाते हैं। आप देखेंगे कि किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं और उन्हें कैसे समझते हैं। आप यह भी जानेंगे कि ऐतिहासिक ज्ञान विवादों और पुनर्व्याख्याओं द्वारा कैसे बनता है। ठीक। अब आ जाइए, विषय सूची को आप फटाफट देख लीजिए, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुभाग 1 में क्या है, प्रारंभिक समाज। ठीक। भूमिका कालक्रम है 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व, है ना। और लेखन कला और शहरी जीवन। अनुभाग 2 में क्या है, साम्राज्य। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और देखिए, अनुभाग 3 में क्या है, बदलती परंपराएं, है ना। और अनुभाग 4 में क्या रहेगा, आधुनिकीकरण की ओर। ठीक, इसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये आपका, आइए स्टार्ट करें। पहला क्या है, चलिए पहला देखिए आप। तो पहले में हमें स्टार्टिंग में ही दिखता है, देखिए आ जाइए, पहला देखिए, एक प्रारंभिक समाज, लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक, तो देखें इसे आप। चलिए, प्रारंभिक समाज हमें दिख रहा है स्टार्टिंग में ही। अब इसे आप देख लें। इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित विषय के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित विषय के बारे में पढ़ेंगे जो सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में है। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। ठीक है। और देखिए, पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि वे कैसे घरों में रहते थे। वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल बीजों को इकट्ठा करके जानवरों का शिकार
करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे और वे किन तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या क्या देखने वाले हैं। पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल बीजों को इकट्ठा करके जानवरों का शिकार जो है करना, भरण पोषण कैसे करते थे। ठीक है, आज आप देखते हो आज अपने आधुनिक समय में कि कैसे जो है लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, किसान खेती करता है ना। और तब देखिए आप कैसे कैसे मतलब कंदमूल इकट्ठा करना, शिकार करना, ये सब सारी चीज़ें आप देखेंगे, है ना। और देखें आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ। देख रहे हैं ना, आज जो हम लोग आग आसानी से जला लेते हैं, माचिस है, लाइटर है ना। तो अब ये देखेंगे कि कैसे स्टार्टिंग है। भाषा आज हम लोग नॉर्मल, देखिए आपको मैं हिंदी में बता रहा हूँ, तो कैसे जो है भाषा का विकास है, क्या है, सब चीज़ आप देखने वाले हैं। और अंत में आप यह देखेंगे कि दुनिया में भी जो लोग शिकार, पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या आप उनके जीवन का अध्ययन से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। ठीक, और देखिए विषय 1 में कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया, है ना, वर्तमान इराक। ठीक है, अभी इराक को मैं दिखा रहा हूँ, इसकी स्थिति कहाँ पे है, कि कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्यों की यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों और बहुतायत में पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। आप यह भी देखेंगे कि इनमें शहरों तथा कस्बों में पशु चारक समुदाय के लोग अपनी संपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों के विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे होती। ठीक, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं अथवा काम चलाऊ घरों आश्रयों तक शिलाश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांव शहरों में रहना कैसे शुरू किया। ठीक, यह एक लंबी कहानी है, अनेक घटनाओं से जुड़ी है। सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई। ठीक, तो यहाँ पे इराक अब पहले आप देख लीजिए, क्योंकि आगे अभी इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैप में आप पहले इराक को देख लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हैं तो मैप में उसकी स्थिति देखने से आपका चीज़ें और अच्छी क्लियर हो जाती हैं, है ना। तो देखें यहाँ पे है आपका इराक, ये देखिए यहाँ पे है इराक, है ना। रुक जाइए, इसे थोड़ा सा रिमूव करें तो आपको अच्छे से ये नीचे वाला जो अभी मैंने बताया वही लाइन आ गई अपने आप। तो कोई बात नहीं, इसको अभी मैं क्लियर करता हूँ, फिर आप अच्छे से आप समझेंगे। और आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग थोड़ा सा बताइए यार कि आपको कैसे बताऊं या किस तरह आप और पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है। आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताइए, है ना। तो उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको बताता हूँ, है ना। तो देखिए इराक, अभी आप पढ़ेंगे इराक के बारे में और चीज़ें। तो ये देखिए इराक कहाँ पे है, और इराक के इस तरफ देखिए सीरिया है ना। और इधर देखिए ईरान देश आपको इधर दिखेगा, है ना। अब ईरान के बाद देखिए अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान के बाद ये देखिए पाकिस्तान इधर है, और देखिए इंडिया आपका यहाँ पे है। ठीक, अभी आपने खबर आई कि देखिए ईरान की जो सेना है कैसे जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन थे उन पे हमला किया। ठीक है, और कैसे उनको जो है न्यूज़ में आपने देखा होगा कि किस तरह जो है ईरान ने आतंकवादियों को हमला करके मारा, है ना। और ये हो गया इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान यहाँ है। इराक के बारे में अभी आप पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो
ये कंडीशन आप देख लीजिए। तो इराक इधर है, ईरान इधर है, सऊदी अरेबिया इधर आपका देख पा रहे हैं, है ना। तो चलिए आइए आगे देखें। और ये अब चलिए देखें। अत्यंत जो है अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तन में से एक था धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि खेती अपनाने से पहले लोग कैसे अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठी किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, वे कहाँ उगते हैं, वे किस मौसम में फलते हैं, आदि आदि। आज जैसे हम लोग देखिए कि भाई सीजन बदला तो गेहूं की अब हमने बो दिया, है ना, बुआई कर दी, और जो है आगे सीजन आया, बारिश उरिश का है, धान की बुआई कर दी, है ना। तो अब देखिए ये सब पहले क्या था, पहले कुछ पता ही नहीं था। तो धीरे धीरे ये चीज़ें प्रक्रिया हुई है। और हम लोगों को क्या लगता है, अरे यार तो ऐसे ही लोग शुरू से ही ऐसे कर रहे हैं, है ना। तो उसकी आप जो है कहानी पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरह भाई जो है आदमी कैसे कैसे जो है आज यहाँ तक पहुँचा है। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया। पश्चिमी एशिया में गेहूँ, जौ, मटर और कई तरह के दालों की फसलें उगाई जाती थी। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। ठीक है, ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सूअर, गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। तब पौधे के निकलने वाले रेशों जैसे रुई, पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि ने से कपड़े बुने जाने लगे थे। ठीक है, कुछ समय बाद आज से लगभग 5,000 साल पहले ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों से जोता जाने लगा था। इस घटनाक्रमों के फलस्वरूप भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक न जाए। इसलिए एक स्थान पर बसकर रहना आम बात हो गई। ठीक है, इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक स्थायी घर बनाने लगे। इसी बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए नए उगाए अनाजों, तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वस्तुतः खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में भी बदलाव आया। हालांकि औजार बनाने के पहले वाले तरीके भी चालू रहे। कुछ औजारों तथा उपकरणों को घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकना और पालिशदार बनाया जाने लगा। अनेक नए उपकरण बनाए गए, जैसे अनाज की पिसाई, सफाई करने के लिए ओखली, मूसल, पत्थर, कुल्हाड़ी, कसिया, फावड़ा जिसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती, बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। कुछ इलाकों में लोग तांबा और टीन जैसे रांगा जैसे धातु के खनिजों का उपयोग करना सीख गए। कभी कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। आगे चलकर धातुओं के गहने औजार बनाने का रास्ता खुल गया। दूरस्थ स्थानों, समुद्रों से उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। ये चीज़ें लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपिया, ऑब्सीडियन, है ना, ज्वालामुखी का पक्का हुआ जो लावा है, ठीक है, वही स्पष्ट लोग इन चीज़ों और उनके बारे में अपनी जानकारी एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, उनका प्रसार करते थे। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि हो गई, गांवों कस्बों का विकास हो गया, लोगों का आवागमन बढ़ता गया। फलस्वरूप पुराने छोटे
जन समुदाय के स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए। ठीक। यद्यपि परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुआ, इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए, लेकिन जब शहर स्थापित हो गए और उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी तेज हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वान ने तो इसे क्रांति कहकर पुकारा, क्योंकि लोग के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया कि पहचानना ही मुश्किल हो गया कि अब आप आरंभिक इतिहास के इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करें। जब आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करें तो इन निरंतरताओं और परिवर्तन का अवश्य अवलोकन करें। ठीक है। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाज में से कुछ को उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन किया है। इसके अलावा भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे किसान समुदाय, पशुचारक यानी ग्वाले लोग, ठीक है, शिकारी संग्राहक समुदाय, नगरवासी लोग। ठीक। कालक्रम एक से आपको इन समाजों और लोगों के बारे में कुछ संकेत मिलेंगे। ठीक। अब देखिए, आ जाइए, अगला हमें पॉइंट दिख रहा है कालक्रम 1 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व। ठीक है। ईसा पूर्व मतलब समझ रहे हैं ना कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, है ना। कालक्रम का अध्ययन कैसे करें, यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट हमें दिख रहा है, तो इसे आप देख लीजिए। आप इस प्रकार का कालक्रम पुस्तक की एक प्रत्येक अनुभाग में पाएंगे। प्रत्येक कालक्रम आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताएगा। ठीक है। जब आप इन कालक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें। अब क्या ध्यान रखना है भाई, कालक्रम यदि आप पढ़ेंगे तो देखें, राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं या घटनाओं, है ना, जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया, की तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है। ठीक। कुछ तिथियां किसी प्रक्रिया के आरंभ या उनकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती है। इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों में संशोधन कर रहे हैं, यानी पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यद्यपि हमने कालक्रम को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है, पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्रायः इन सीमाओं के पार जाते हैं। ठीक है। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में काल अनुक्रम प्रायः ऊपर नीचे या अति व्यापित हो जाता है। ठीक है। मानव इतिहास की कुछ युगांतरी घटनाओं को ही यहाँ दिया गया है। उनकी प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्यायों में किया गया है, जिसके पृथक कालक्रम भी हैं। कालक्रम यानी समय क्रम, ठीक है, भी हैं। जहाँ पर आप एक देखेंगे वहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई देगा, खाने में लिखी तिथि संबंधित है। ठीक है। कालक्रम जो है, कालक्रमों में दिए गए खाली खानों का एक अर्थ नहीं है। ठीक है। उस कालक्रम में कुछ भी विशेष घटित नहीं हुआ। कभी कभी यह हमें बताता है कि हमें अभी तक यह पता नहीं चला है कि इस काल में क्या घटित हुआ। ठीक है। और ये देखिए, ये क्या बता रहा है, जहाँ पर एक स्टार जैसा, ये देखिए, देखेंगे वहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई देगा जो कि खाने में लिखी तिथि से संबंधित है। ठीक है। चलिए और देखिए अगला पॉइंट में, अगले वर्ष हम दक्षिण एशिया के इतिहास और विशेष रूप से भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। ठीक है। अगले वर्ष हम क्या करेंगे, दक्षिण एशिया के इतिहास और विशेष रूप से भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। दक्षिण एशिया के बारे में दी गई तिथियां और उस उपमहाद्वीप में केवल कुछ विकासों को ही दर्शाती है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आ जाइए इधर। यह कालक्रम मानव के उदय, पौधों, पशुओं के बचने की प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डालता है। ठीक है।
ये कालक्रम कहाँ क्या कर रहा है? मानव के उदय का, पौधों पशुओं के बसने की प्रक्रिया, ठीक है, के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख जो है प्रौद्योगिक विकासों जैसे आग का आविष्कार, धातुओं का प्रयोग, हल द्वारा खेती तथा पहिए या चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया के नगरों का आविर्भाव, लेखन के प्रयोग के बारे में बताया गया है। आपको यह भी कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का उल्लेख मिलेगा जिनकी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम 2 में दी जाएगी। ठीक, यहाँ देख लीजिए भाई, तिथि 6 लाख वर्ष पूर्व, ये देखिए 5 लाख वर्ष, और वर्तमान ये देख लीजिए भाई, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जीवाश्म है। ठीक है, वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, अग्नि प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं वर्तमान से 14 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, यूरोप में अभी इधर कोई साक्ष्य इस समय के नहीं प्राप्त हुए हैं, इसलिए ब्लैंक आपको दिख रहा है। तो भाई ये देख लीजिए आप लोग, समय यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो जो है रोक करके यह पढ़ लीजिएगा आराम से, है ना, कि कौन से समय में क्या चीज़ें घटी हैं। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, जो है वीडियो बड़ा होगा, या आप लोग वही रिकॉर्ड है कि कौन से समय में देखिए आप क्या क्या चीज़ें घटित हुई हैं। ठीक, तो वीडियो रोक करके इसे आप जो है देख लीजिएगा। चलिए अब आ जाइए, लेखन कला और शहरी जीवन, विषय 1। इसे देखें। चलिए, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। ठीक, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। ठीक, मेसोपोटामिया, इसको आप समझिए। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटैमोस यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे मेसोपोटामिया को। आगे देखें, फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। ठीक, इराक का भी मैंने आपको दिखाया कहाँ पे है, इसकी स्थिति कहाँ पे है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया, तुर्की में 2000 ईसा पूर्व बाद फैला। ठीक है, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराहो के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन के लेखन के बीच संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। अभिलिखित इतिहास के अंतिम आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को जो है, देखिए नीचे विवरण देखें, है ना, और सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तथा दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के 2400 जो है ये 2400 वर्ष पहले, है ना, ईसा पूर्व के आसपास जब अकद्दी भाषा लोग यहाँ आए, तब अकद्दी ने सुमेरी भाषा का स्थान लिया। अकद्दी भाषा सिकंदर के समय 326
ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ बहती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे आरमाई की भाषा का भी प्रवेश हुआ। ठीक है, यह भाषा हिब्रू में मिलती जुलती थी। 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। ठीक, यहाँ आप देख लीजिए मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 दशक में हुई। वहाँ एक दो स्थलों पर जैसे उरूक मारी उत्खनन कार्य कई दशकों तक चला। ठीक है, तो ये मेसोपोटामिया के बारे में है। यूरोपीय वासियों, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा रोक करके। ठीक है, इन खुदाइयों में देखिए यहाँ पे मूर्तियाँ, आभूषण, कब्र, औजारों, मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, और देख लें यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबिल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इनका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट के बुक ऑफ जेनीसिस में सीमार का उल्लेख है। इसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंट से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप की यात्री विद्वजन मेसोपोटामिया की तरह अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरतः सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत की खोजें की जाने लगी। खोजें जाने की उत्साह में कभी कभी, माफ़ कीजिएगा, ध्यान दें एक बार, 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1873 ईस्वी में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबिल में उल्लिखित जल प्लावन की कहानी का अंकन था। ठीक, 1960 के दशक तक समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्षरशः सही नहीं है, लेकिन इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई। ठीक, इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबिल की कहानियों की अक्षरतः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। आगे के अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे अधिकांशतः इन परवर्ती अध्ययनों पर आधारित है। बाइबिल के अनुसार यह जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। ठीक है, बाइबिल के अनुसार क्या है? जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। ठीक, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई, इसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया, और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को जीव शूद्र या उत्नापिस्टिम कहा जाता था। ठीक, यहाँ पे यहाँ मैप भी बना है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। ठीक, यहाँ पे अगला पॉइंट है। अब क्रियाकलाप भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए, इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे विच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में मिलते गए हैं। ठीक है,
साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। ठीक, सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास के अपना भरण पोषण करती हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान और यहाँ मैप में भी देख लीजिए दजला, ये देखिए दजला नदी यहाँ पे फरात नदी और दजला नदी आप देख रहे हैं। ठीक, भरण पोषण करती हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों के जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। नीचे देखिए, ये आप देख लीजिए एक मैप यहाँ पे भी है। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी। जब इन नदियों में बाढ़ आती अथवा जब इनके पानी की सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता तो तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती थी। ठीक है, यहाँ मानचित्र 2 आप देख रहे हैं। मेसोपोटामिया पर्वत, स्टेपी रेगिस्तान, दक्षिण का सिंचित क्षेत्र यहाँ पे दिखाया गया है, देख रहे हैं आप। चलिए, फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़ जाती हैं। धाराओं में बाढ़ आ जाती है। पुराने ज़माने में धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती हैं। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पे ये देखिए फसल गेहूँ, ये आप है। बाकी आप वीडियो रोक कर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। कुछ खास एग्ज़ाम से संबंधित यहाँ पे चीज़ें दिख नहीं रही हैं, समझने के लिए है। आप अगर पढ़ते हैं तो नॉलेज में आप विकसित होगा आपका, लेकिन कुछ बहुत खास यहाँ पे नहीं दिख रहा है। खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी के घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों, पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। ठीक, तो देख लीजिए ये सब है। शहरीकरण का महत्व यहाँ पे है अगला। और ये देखिए मेसोपोटामिया यहाँ पे है। मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। ठीक है, मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा तांबे रांगे के मिश्रण से बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। बढ़ई का सही काम करने मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं करने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियाँ काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की ज़रूरत पड़ती थी। मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के होते थे। उदाहरण के लिए भालों की नोकें कांसे की बनी होती थी, जिन्हें हम पृष्ठ 38 पर देख सकते हैं। चलिए, वो तो हम लोग देखते रहेंगे। बाकी शहरीकरण का महत्व है। यहाँ देखिए शहर और नगर की बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे। ठीक है, जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियाँ विकसित होने लगती हैं तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जाता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठा रहना इसके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। जैसा आप लोग देखते हैं ना दोस्तों, तो कैसे आप बनारस में देखिए या इलाहाबाद में देखिए, जो आसपास नदियां हैं वहाँ कैसे, और वहाँ पे मंदिरें और है ना घनी आबादी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जो टेम्पल हो गए तो वहाँ पे कई तरह की अर्थव्यवस्थाएं हो जाती हैं। जैसे देखिए आप फूल माला ये सब
व्यापारी भी वहाँ पे माला इत्यादि कपड़े ये सब बिकना चालू हो जाते हैं ना। और नदी के पास होने से, जैसे देखिए बनारस में कई सारे घाट आपको देखने के मिलेंगे, तो नदियों का से नाव से सामान की आवाजाही, तो एक जो है पूरा शहर का धीरे धीरे शहरीकरण हो जाता है ना, जैसा कि आज हम देखते हैं। तो ये चीज़ है, आप इसको देख लीजिएगा। कुछ जैसे एग्ज़ाम से संबंधित बहुत विशेष यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक एक पॉइंट इसको कर दूंगा। वैसे इसे आप पढ़ लीजिएगा, कोई किताब एक बार दो बार किताब तो आपने लिया ही होगा, और नेट पे भी उपलब्ध है। अगर आप नहीं भी खरीदे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेट एनसीईआरटी डालेंगे, वहाँ से आप जो है एनसीईआरटी की साइट पे जा करके आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है। तो यही चीज़ है, बाकी उदाहरण ये सब कांसे के औजार वही है, कुछ बहुत विशेष इसमें मुझे लग नहीं रहा कि ये सब एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक आपका इसके बारे में 3000 ईसा पूर्व उरक नगर में स्त्री का एक सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। उसकी आंखों के भावों में क्रमशः नीले लाजवर तथा सफ़ेद सीपी काले डामर की जड़ाई की गई होगी। ठीक है, तो भाई इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ये चीज़ वही कला के बारे में है। उसके बाद देखिए अगला है शहरों में माल की आवाजाही, है ना। तो ये आप देख लीजिए, शहरों में माल की आवाजाही, यहाँ पे मेसोपोटामिया की खाद्य संसाधन में जितने भी समृद्ध हैं। ठीक, तो ये आप अगला है। फिर लेखन कला का विकास यहाँ पे कैसे हुआ है। इन समाजों में पास अपनी एक भाषा, इन समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं। मौखिक शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति उतना ही अलग नहीं है जितना कि हम अक्सर समझते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों और चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएँ लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। प्रत्येक पट्टिका ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर जो है या जो है उससे कम है। इन पट्टिकाओं पर बने संकेत चित्र जैसे बैल, मछली, अनाज और नाव, ये देखिए बैल, ये यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए अनाज और मछली यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, संख्याएं। नाव आप देख रहे हैं, कीलाकार अक्षर संकेत यहाँ पे बने हुए हैं। उसके बाद एक यहाँ पे देखिए एक चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं जो दोनों ओर कीला अक्षरों में लिखी हुई हैं। यह एक गणितीय अभ्यास है। पट्टिका के अग्र भाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं अंकित है। आप देखेंगे कि अक्षर मिट्टी दबाकर अंकित किया गए हैं। तो देखिए किस तरह जो है यहाँ पे बनाया गया है। जैसे आप देखिए एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका, मतलब पहले मिट्टी ले लिए हैं और दोनों ओर कीला अक्षरों से लिखी गई है। देखिए लिखावट पे आप ध्यान दें कैसे लिखी गई है ना। और पट्टिका के अग्रभाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं अंकित हैं। ठीक, ये देखिए, और आप देखेंगे कि अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए हैं। तो देखिए गीली मिट्टी रही होगी और जो है उसको दबा कर देख रहे हैं ना, ऐसे बनाया गया है। तो यही सब है लेखन प्रणाली। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, देखिए जिस ध्वनि के लिए कीला अक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए है, अक्षर सिलेबस का है। ठीक, तो भाई ये आप देख लेना। साक्षरता मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी बल्कि ये अधिक पेचीदा थे।
तो ये सब आप भाई देख लेना। लेखन के प्रयोग अगला पॉइंट है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आ जाता है दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण और मंदिर और राजा। उसके बाद का है, ये लोग किताब आप लोग भाई पढ़ लेना यार, कुछ विशेष इसमें है नहीं, है ना। तो फालतू में वीडियो बड़ा बनेगा, आप लोग किताब एक बार देख लोगे बस काम खत्म हो जाएगा इसका। 5000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों के विकास होने लगा था। इन बस्तियों में कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया था, है ना। देख लीजिए आप, या इसी को वीडियो रोक करके आप जो है पॉज कर करके आप रोक करके पढ़ लीजिएगा अगर किताबें नहीं होंगी तो। चलिए भाई, ये उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए, ये एक लगभग 3000 ईसा पूर्व में निर्मित एक मंदिर जिसकी खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतरी मुख्य भाग यहाँ पे उत्खनित हुआ है, खुदाई की हुई दिखाई आप देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें चित्रों को, एक बेलनाकार मुद्रा की छाप लगभग 3200 ईसा पूर्व। इस छाप में अंकित दाढ़ी वाले सशस्त्र खड़े व्यक्ति और उसके ऊपर काले पत्थर पर अंकित वीर का उत्कीर्ण शिलापट स्टेल, दोनों में पोशाक की शैली एक जैसी है। चित्र में 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं। ये देखिए भाई, युद्धबंदी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक। और 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं जिनके हाथ में बंधे हुए हैं। हाँ, ये देखिए हाथ बंधा है ना। और चौथा व्यक्ति विजयी योद्धा से हाथ फैलाकर दया की भीख मांग रहा है। ये देखिए विजयी योद्धा भाला लिए खड़ा है, देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए मोहर, एक शहरी शिल्प कृति है ना। मोहर आप पढ़ते हैं, इसे आप जो है समझिए। देखिए, भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी जिन पर चिन्ह अंकित किए गए होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिदी होती थी, एक तीली लगाकर जो है गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी। इस प्रकार उन्हें लगातार चित्र बनता जाता था। समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना कैसे बनाते थे। ये अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी। कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उसके इष्ट देव का नाम, उसकी अपनी पदी स्थिति आदि। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस पर मोहर घुमाई जाती थी। उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। उसमें गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र घुमाया जाता था तो यह मोहर उस पत्र की पट्टिका की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासियों की भूमिका को दर्शाती थी। ठीक है, 5 पुरानी बेलनाकार मोहरें और उसके छापे, ये देखिए आप, है ना, किस तरह बने हुए हैं। प्रत्येक छाप का विवरण क्या उन पर कीलाकार लिपि अंकित है। चलिए, शहरी जीवन, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पशुचारक क्षेत्र, अगला पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे मारी। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि योद्धा अपने हाथों में लंबा भाला एक खपच्ची की ढाल बनाए हुए है ना। एमोराइट लोगों की खास उसकी पोशाक है। मारी में
जिमरी लिम का राजमहल 1810 से 1760 ईस्वी पूर्व, ये दिख रहे हैं, 1810 से 1760 ईसा पूर्व। जिमरी लिम मारी स्थित राजमहल, ये देखिए रसोई है, कार्यशाला और रसोई, शौचालय, स्नानागृह देख लीजिए आप इस तरह का। तो भाई मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई के बारे में यहाँ पे है। उसके बाद आगे क्या है, मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व, लेखन कला की देन, ठीक, एक पूरा कालीन पुस्तकालय अगला दिखता है, और एक आरंभिक पुरातत्वविद्या उसके बाद बारे में लिखा है। काल रेखा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए, आप वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा, ठीक, बस यही था जो है। तो हाँ दोस्तों यार, मुझे कोई ख़ास बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम में जो वनडे है या जो भी है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आप किताब पढ़ना चाहे तो किताब, या वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। और एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस तरह से आप लोग पढ़ना चाहते हो। पहले तो आप लोग ये बताओ, है ना, कि आप लोग मैं एक एक करके लाइन बाय लाइन चलूं, या कुछ टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं, या कोई विशेष जो है मैं अदर और भी जो टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री से है मैं उसको कवर कराऊं। जैसे कि अभी आप अब ये मैंने जो है 1857 की जो क्रांति की पहले जो 1857 का हुआ था ना, 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो तो इसके पहले तक मैंने लगभग कवर कराए हैं, है ना। और उसके बाद फिर वही आगे चलेगा, आपका स्वतंत्रता आंदोलन चलेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या क्या एनसीईआरटी में कंटिन्यू करूं, या फिर और आप कोई अदर टॉपिक चाह रहे हैं, है ना। क्योंकि जो आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही मैं दूं, जो आपके काम में नहीं आने वाली हैं तो उसमें समय ख़राब करने से कोई मतलब है नहीं, है ना। कुछ ऐसी चीज़ दी जाए जो कि आपको काम में आए, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग पढ़ना क्या चाहते हैं, है ना। फिर मैं जो है आगे बढ़ता हूँ। तो भाई बस दोस्तों, ये वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।